हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स के बेसिक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। ऑडियो सेक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अभी मैंने बताया है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया है श्री सिद्धिरुधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नाम है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर नाम बदलने की बात की जा रही है, तो इसे आप संविधान के अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 3 है, इसके अंतर्गत जो संसद है ये कानून बना करके क्या क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे कि भारत का जो नया राज्य यानी नवीनतम राज्य ये तेलंगाना बना था। इसके बाद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, मतलब कि संसद चाहे तो कानून बना करके राज्य की सीमा चाहे बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन ये भी किया जाता है संसद के अंदर कानून बना करके। और देखिए, कभी किसी शहर का नाम बदला जाता है, जैसे कि एक समय ट्रेंड चला था, बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे थे, तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का जो प्रस्ताव है इसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद से इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धिरुधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। और देखिए, नाम बदलना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सिंपली बता रही हूँ, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें हुबली रेलवे स्टेशन की, तो इसका नाम अभी चर्चे में रहा है। वो कैसे? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन में ही, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, लेकिन अब ये बन जाएगा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर नाम बदलने की बात की जा रही है, तो देखिए, हाल ही में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसका नाम बदल करके अटल स्टेशन किया गया। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसका नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, और इसका नाम कुछ समय पहले ही बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे ये इसी रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में पाए गए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है पूनम खत्री ने। मैंने आप लोगों को बताया था वुशु ये क्या होता है, तो ये एक तरह का चाइनीज़ मार्शल आर्ट होता है, और यही जीत लिया है पूनम खत्री ने। और देखिए, जो पूनम खत्री हैं ये अवार्ड जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। इनसे पहले दो कौन हैं? पूजा कादियान, दूसरे हैं प्रवीण कुमार। मैंने आप लोगों को बताया भी था, पिछले ही वर्ष की बात है। जो प्रवीण कुमार है, इन्होंने चाइना के संघाई में जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, और इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और अभी ये हाल ही में जीत लिया है पूनम खत्री ने। अब देखिए, यदि हम बात करें इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। अध्यक्ष ये हैं झोवेन गा। ये तो हुई वर्ल्ड वुशु यानी कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की। कई बार एग्जाम में जो खिलाड़ी होते हैं उनसे रिलेटेड स्टेट भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो पूनम खत्री हैं ये बिलोंग करती है हरियाणा से, और हरियाणा में भी कहाँ? हरियाणा के झज्जर ज़िले से। झज्जर से रिलेटेड आप लोगों ने क्या याद रखना है? मैंने आप लोगों को बताया है कि हरियाणा के झज्जर ज़िले में ही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। और जो पूनम खत्री हैं ये एक पुलिस ऑफिसर हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन
टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। और इसके साथ ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गोपाला, ये भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है मत्स्य संपदा योजना, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना और मछुआरों की आय को दुगनी करना, ये है इस योजना का पर्पस। अब देखिए, यहाँ पर जो टर्म लिखा है मत्स्य यानी कि मछली, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मछली के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश टॉप पर है? तो पूरे वर्ल्ड में तो चाइना है टॉप पर, जबकि जो अपना देश है भारत, ये है दूसरे स्थान पर। तो ये तो बात हुई पूरे वर्ल्ड की। यदि इंडिया में भी पूछा जाए कि कौन सा राज्य मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 2019 की ही बात है, जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश है ये सर्वाधिक अंतर्देशीय मछली का उत्पादन करता है, जबकि जो गुजरात है ये देश में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, कल हम लोगों ने आईसीसी T20 टीम रैंकिंग डिस्कस की थी और इस टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और अपना देश भारत ये था तीसरे स्थान पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेयर रैंकिंग की। तो देखिए, इस प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं डेविड मलान जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, दूसरे स्थान पर रहे हैं बाबर आजम जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तीसरे स्थान पर एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और केएल राहुल ये आ गए हैं चौथे स्थान पर जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है डेविड मलान का नाम, क्योंकि ये है टॉप पर, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। तो आप मैप में देख सकते हैं इंग्लैंड की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। अच्छा, लंदन से आप लोगों ने क्या याद रखना है? मैंने आप लोगों को बताया भी था, लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर, और इसी ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से क्या गुजरती है? प्राइम मेरिडियन लाइन, ये आप याद रखेंगे। तो कैपिटल है लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये लंदन के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। अब देखिए, ये तो है इंग्लैंड की लोकेशन, ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और क्यों किए गए हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, जो इजराइल है और यूएई है, इन दोनों के ही बीच में काफ़ी लंबे समय से ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज़ की दुश्मनी को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनका नाम नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यूएसए की यदि हम बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और इसी वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। करेंसी क्या है? तो ये है यूएस डॉलर। भारत और यूएसए के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं जिनका नाम है युद्धाभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पास नोबेल पीस प्राइज़ की बात की जा रही है, तो इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, जो अबी अहमद अली हैं, ये है इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर। इन्हें 2019 के नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और क्यों किया गया था? तो देखिए, जो अबी अहमद अली है, इन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया, मैंने आप लोगों को बताया भी है, इथियोपिया और इरिट्रिया ये दोनों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच इन्होंने समझौता करवाया था, जिसके कारण अबी अहमद अली को 2019 के नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें मलाला यूसुफजई की, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में यानी कि इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ से ही सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 2014 में। और ये अवार्ड पाने वाली ये सबसे कम उम्र की विजेता हैं, ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। और इसी 2014 में ही नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ही भारत के जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया था। यहाँ से एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि पहला नोबेल पीस प्राइज़
इससे किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी ड्यूरांट को। और कब किया गया था? 1901 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए, इसे टॉप कर लिया है हांगकांग ने। पहले स्थान पर रहा है हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर रहा है चाइना। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो टॉप पर रही हैं। इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया इस बार रहा है 105वें स्थान पर। यदि हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 79। मतलब कि यदि देखा जाए तो भारत जो है ये 26 पायदान और नीचे आ गया है और अब भारत पहुंच गया है 105वें स्थान पर। ये जो रैंकिंग है कुल 162 कंट्रीज़ के बीच जारी की गई, जिसमें टॉप पर रहा हांगकांग और भारत की रैंकिंग रही 105वीं। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना ये तो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जब ये शुरू हुई थी तब इस योजना के अंतर्गत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन अब ये जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना स्टार्ट की गई है, इसमें प्राइस बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पास आप कुल 3 स्टेट की स्कीम को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो 10 रुपये में भरपेट भोजन योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी 10 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है, लेकिन इसकी योजना का नाम है शिव भोजन योजना। राजस्थान का नाम करंट से रिलेटेड है। यहाँ की योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत गरीबों को 8 रुपये में भोजन प्रोवाइड करा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये सभी आप याद रखेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। मध्य प्रदेश ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। देखिए, जो मध्य प्रदेश है इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। सर्वाधिक टाइगर ये यही पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। साथ ही नेशनल पार्क की सर्वाधिक संख्या ये मध्य प्रदेश में ही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो NRA स्कोर के तहत नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है DBS बैंक। DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। हेडक्वार्टर तो यही है सिंगापुर में। और इसके चेयरमैन हैं पीटर सिंह, CEO हैं पीयूष गुप्ता, और यही बन गया है वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है? अब देखिए, यहाँ पास भी पहला टर्म जुड़ा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कर्नाटक में। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, इस सर्विस के तहत जो पेशेंट हैं यानी कि रोगियों को इमरजेंसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। अब देखिए, इससे आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए जो कि करंट से रिलेटेड है। ये तो बात हुई एयर एम्बुलेंस की। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था समुद्री एम्बुलेंस सर्विस के बारे में। और जो समुद्री एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत है ये भी हाल ही में की गई है केरल के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है प्रतीक्षा। इसके बारे में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो देखिए, समुद्री एम्बुलेंस सेवा केरल, एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक। अच्छा, गुजरात से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो गुजरात में अभी हाल ही में सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है, जो कि पानी में भी रह सकता है ये प्लेन और हवा में भी उड़ सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये है कर्नाटक की लोकेशन। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल ये हैं वजुभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी नागरहोल नेशनल पार्क ये चर्चे में रहा है, इसका नाम आप याद रखेंगे। कुद्रेमुख और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है।
हाल ही में टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। और ये किस शहर से बिलोंग करती हैं? देहरादून से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो अभी हाल ही में 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के मौके पर बहुत सारे अवार्ड वर्चुअली प्रदान किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इसी में जो डॉक्टर राजकुमारी चौहान हैं, इन्हें टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया, जबकि जो सुश्री सुधा पेनुली है, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो आनंद महिंद्रा है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और शांतनु नारायण, जो कि एडोब के सीईओ हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने 2 दिन लगातार एशिया की इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर कर लिया है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यूरोप की इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 महाद्वीप से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि यूरोप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो ये है वोल्गा। एशिया महाद्वीप की कौन सी मैंने बताई थी? यांगची। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, और ये वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाकर के मिल जाती है? कैस्पियन सागर में। ये है कैस्पियन सी, जहाँ पर वोल्गा रिवर आकर के मिल जाती है। तो देखिए, ये यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, इसलिए इसका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है डेन्यूब रिवर। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? काला सागर में। काला सागर की लोकेशन है कुछ यहाँ पास, यहीं पास आकर के डेन्यूब रिवर मिल जाती है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है नीपर रिवर। जो नीपर रिवर है, ये रूस की प्रमुख नदियों में से एक है, और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये भी काला सागर में आकर के मिल जाती है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि काला सागर में मिल रही हैं? डेन्यूब और नीपर। तो 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हमने कवर कर ली है। अब देखिए, हमारी चौथी इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर। जो राइन रिवर है, ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, और इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह यानी कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है, जिसका नाम है रॉटरडम पोर्ट। नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये इसी नदी पर स्थित है, और इसे ही यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा, ये जो राइन रिवर है, ये कहाँ जाकर मिलती है? ये मिलती है उत्तरी सागर में। अभी जब मैंने आप लोगों को डोवर स्ट्रेट के बारे में बताया था, तो यही पास लोकेशन थी उत्तरी सागर की। इसे भी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, और यही पास राइन नदी आकर के मिल जाती है। फिर हमारी 5वीं इंपॉर्टेंट रिवर है पो रिवर। और जो पो रिवर है, ये इटली में प्रवाहित होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, और इसी नदी को कहा जाता है इटली की गंगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके बाद 6वीं इंपॉर्टेंट रिवर है डॉन रिवर। देखिए, जो डॉन रिवर है, ये पश्चिमी रसिया से निकलती है और कहाँ आकर मिलती है? अजोव सागर में। अब ये अजोव सागर क्या है? तो देखिए, ये तो हमने बात कर ली नॉर्थ सी की यानी कि उत्तरी सागर की। ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ये है कैस्पियन सी, और ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर ये जो आप छोटी सी लोकेशन देख रहे हैं, यही है अजोव सागर, जहाँ पास ये डॉन नदी आकर के मिल जाती है। देखिए, इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में है अजोव सागर, जहाँ पास डॉन नदी आकर के मिल जाती है। अब लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक तो है टाइबर, दूसरी है टेम्स। एक एक फैक्ट आप याद रखेंगे। देखिए, जो इटली की कैपिटल है, कैपिटल क्या है? रोम। ये जो रोम है, ये इसी टाइबर रिवर के किनारे बसा हुआ है। जबकि यदि हम बात करें लंदन की, लंदन की लोकेशन है कुछ यहाँ पास, ये है लंदन की लोकेशन, और जो लंदन है, ये इसी टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही कम लोगों ने कल आंसर दिया था। राइट आंसर था लीसा कैंपबेल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पिता को अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर से वही कहूँगी कि यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, एक लाइक कीजिए, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।